नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी जगदीश चंद्र जी का उपन्यास कभी न छोड़े खेत का 7वां भाग। आप उपन्यास को विस्तार से समझने के लिए इसके पिछले भागों को ज़रूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं 7वां भाग। आप यह क्या कर रहे हैं? हमारे लिए तो आप बड़े अफसर हैं। अच्छा कपड़ा आया हुआ है कमीज़ों का, लाला ने कहा। कमीज़ें और कुर्ते तो पहले ही मेरे पास बहुत हैं। कभी सुबह शाम रोटी के बाद पहन लेता हूँ। यह खाकी वर्दी ही आम चलती है। मुंशी ने मुस्कुराता हुआ थोड़ा आगे झुककर बोला, मैं थोड़े दिनों में छुट्टी जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि अपनी जोरू सयाली के लिए जंबर और सलवार का कपड़ा ले आऊँ, पर कपड़ा ऐसा हो कि पहनकर निकले तो लोग मुड़ मुड़ के देखें। ऐसा ही मिल जाएगा। मुंशियानी पहनकर थानेदारनी न लगे तो मेरे मुंह पर थूक देना, लाला ने हंसते हुए कहा। सेठ जी, पूरे 1 साल के बाद छुट्टी जा रहा हूँ। वह यह न कहे कि गबरू 1 साल के बाद छुट्टी आया और झूठा मोटा कपड़ा उठा लाया। बढ़िया लशकश करते कपड़े की सलवार और जंपर और शोक रंग की चमकती चुन्नी। कहते कहते मुंशी ने जोर से अंगड़ाई ली और उसके अंग अंग से पटाखे निकलने लगे। इतनी देर में हवलदार भी अंदर आ गया। लाला ने जल्दी से बेंच से उठकर बंदगी की। अलेख सलेख के बाद हवलदार ने एक नज़र से सुंदर को देखा और उसकी ओर संकेत करते हुए पूछा, यह आपका आदमी है? हाँ, अपना ही समझो, शरीफ आदमी है। आपने इसे क्यों फंसा लिया? लाला ने कहा। आपका कोई नज़दीक रिश्तेदार है? हवलदार ने लाला के कान में सरगोशी की। रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन मेल मुलाकात अच्छी है। लाला ने हवलदार के कान में फूंक मारी। हवलदार सोचता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, अपने हाथ में होता तो अभी छोड़ देता। अफसर का जो हुक्म है हमें तो वही बजाना होगा। हवलदार ने मुंशी को आंख दबाकर इशारा किया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद मुंशी भी लाला को रुकने के लिए कहकर हवलदार के पीछे चला गया। उस समय के बाद वह वापस आकर लाला को बरामदे के पीछे कोने में ले गया और धीमे स्वर में बोला, मैंने हवलदार से बात की है। पहले तो वह मानता नहीं था। उसकी बात भी ठीक है। थानेदार नया नया आया है। यह किसी को छोड़ दे और थानेदार को पता चल जाए तो इसकी पेटी उसी समय उतरवा लेगा। मैंने उस पर जोर दिया है कि सेठ जी खुद चल कर आए हैं, कुछ तो लिहाज करो। बड़ी मुश्किल से माना है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जलपान के लिए उसे कुछ दे दिला दो। कितने? यही 40-50 रुपए। इसने कौन सा खून किया है? मुंशी ने लाला को सुझाव देकर एक कमरे का ताला खोला और उसे अपने साथ अंदर ले जाकर बोला, मैं इसी कमरे में हूँ। आप हवलदार से कोई जिक्र न करें। चुपचाप मुझे पर्दे से यहीं पर रहने दे। लाला ने मुंशी के कमरे की ओर आते हुए सोचा कि मुंशी कपड़ा लेगा तो उसके पैसे भी नहीं देगा। उसने कपड़े का मोल भी सुंदर से वसूल करने का निर्णय कर लिया। उसके कमरे में प्रवेश करते ही सुंदर एकदम खड़ा हो गया और अध खुले होठों से लाला की ओर देखने लगा। लाला ने बहुत गोपनीय स्वर में कहा, पुलिस वालों से तो भगवान ही बचाए। 100 मिनट समाजत करके उसे राजी किया है, 150 मांगता है। सुंदर गहरी सोच में डूब गया तो लाला बोला, सोच क्या रहे हो? 10 दिन भी यहाँ आना पड़ा तो इतने रुपए के कामकाज का हर्ज हो जाएगा। परेशानी और मारपीट अलग होगी और लाख रुपए की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शाम तक भी यहाँ बैठना पड़ा तो सारे शहर को पता चल जाएगा। अभी तक तो किसी को खबर नहीं है।
लाला की बात सुनकर सुंदर और भी डर गया और सिर हिलाता हुआ बोला, आप दे दे, मैं आज ही लौटा दूंगा। मुंशी के पास जाकर उसके हाथ में 50 रुपए के नोट थमाता हुआ लाला बोला, वह गरीब आदमी है, यह रकम भी उसकी तौकीफ से बाहर है। मुंशी ने एक एक नोट को ध्यान से देखा और यह तसल्ली करके कि उन पर कोई हस्ताक्षर या निशान नहीं, उसने कहा, मैं कल कपड़ा लेने आऊँगा, ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगा। लाला ताकीद करके सुंदर के पास आ गया और उसे कमरे से बाहर बुलाकर आगे आगे चल पड़ा। जब वे दोनों दिलदार बंता सिंह इत्यादि के पास से गुजरे तो बंता सिंह उठकर खड़ा हो गया। वह सुंदर की ओर आशा भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन सुंदर उनसे आंख मिलाए बिना तेज तेज कदम उठाता हुआ थाने के फाटक से बाहर चला गया। वे हैरान थे, सुंदर अभी आया और वापस भी चला गया। लाला और सुंदर फाटक के बाहर निकले तो हवलदार पीपल के नीचे खड़ा था। लाला उसकी ओर बढ़ गया और धन्यवाद करता हुआ बोला, हवलदार साहब, आपके सहारे मैं थाने में आ जाता हूँ। आप तो मेरे लिए। लाला ने अभी बात पूरी नहीं की कि हवलदार बोल उठा, सेठ जी, हम आपके ताबेदार हैं, अपने अख्तियार से बाहर जाकर काम किया है। आपका काम हो तो हम नौकरी की भी परवाह नहीं करते, यह सोच लेते हैं कि सेठ जी दुकान पर नौकरी कर लेंगे। राम राम, यह क्या कह रहे हैं, आप मालिक हैं, लाला ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आप इससे कह दे कि किसी से बात न करें। मुंह से निकली बात हवा के झोंके की तरह होती है, ये जा वो जा। हवलदार ने गंभीर होते हुए कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं इसे ताकीद कर दूंगा। लाला ने हवलदार का एक बार फिर धन्यवाद किया और सुंदर के साथ शहर की ओर मुड़ गया। हवलदार मुंशी के कमरे में आया तो उसने 50 रुपए के नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, रात को बोतल आ जाए अंग्रेजी शराब की, मुर्गे का बंदोबस्त मैंने कर लिया है, अपने पास ही रखो, शाम को आप ही मंगवा लेना, 2 बोतल लाना। चन्ना साला भी कई दिनों से पीछे पड़ा हुआ है, आज उसका मुंह भी कड़वा करा दे। सुंदर के जाने के बाद दिलदार बंता सिंह, निर्मल और शंकर के मन में उदासी और भय का एहसास बढ़ने लगा। बंता सिंह बहुत बेचैनी के साथ बार बार फाटक की ओर देख रहा था। उसने हैरान और भयभीत स्वर में कहा, सुंदर ने तो थाने में कबड्डी की एक पारी ही किया है। जो गोल टोपी वाला लाला उसके साथ आया था वह कुछ दाल दलिया कर गया है। दिलदार थाने के अंदर इधर उधर घूमने लगा। उसे एक सिपाही ने ध्यान से देखते हुए पूछा, तू मुंह उठाए किधर घूम रहा है? और फिर उसे डांटता हुआ बोला, चल उधर बैठ, क्या बारातियों की तरह मटर गश्त कर रहा है? दिलदार अपने साथियों के साथ आ बैठा और खिन स्वर में बोला, पुलिस वालों की जबान में हलीमी तो है ही नहीं, कुत्तों की तरह खाऊं वाऊं करते हैं। आहिस्ता बोल, अगर उन्होंने सुन लिया तो इसी पीपल से उल्टा लटका देंगे। जब 1 का घंटा बजा तो थानेदार दोबारा गहमा गहमी शुरू हो गई। कई सिपाही एक साथ नल पर नहाने आ गए। एक सिपाही ने बंता सिंह को आवाज देकर कहा, ओ मुंडिया, इधर आकर नल चला। बंता सिंह जोर जोर से नल चलाने लगा। 2 सिपाही बारी बारी नहा रहे थे, बाकी एक और खड़े खुशगपियों से मसरूफ थे। लंबा तगड़ा सिपाही जो उन्हें थाने से बाहर मिला था, हाथ में घी की पीपी उठाए हुए लंगर की ओर जा रहा था। वहां खड़े सिपाहियों में एक ने ऊंची आवाज में कहा, चनिया, अकेले अकेले ही बुरी भैंस का घी खाते हो, कभी हमें भी पूछ लिया कर। चन्ना मूंछों पर ताव देता हुआ और होठों पर जीभ फेरता हुआ बोला, तू रोज रात को रेलवे लाइन के पार बाजीगरनियों से बंगले गर्म करवाता है, कभी मुझे भी पूछा? कहकर चन्ना खिलखिलाकर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। जब आखिरी सिपाही नहाकर जाने लगा तो बंता सिंह बहुत नम्रता से पूछा,
संतर जी, हम भी खाना खाए? हवलदार साहब, पूछो, वही बताएगा। सिपाही ने कुछ रुकी आवाज में कहा और अपनी बैरक की ओर बढ़ गया। बंता सिंह मुरझाया सा अपने साथियों के पास जाकर बैठ गया। निर्मल पहलू बदलकर मुंशी के कमरे की ओर संकेत करता हुआ बोला, ये सब तो रोटी खाने चले गए, हमें कुछ नहीं बताया? मुंशी से पूछ लो, दिलदार ने सुझाव दिया। मुंशी से नहीं, हवलदार से पूछना पड़ेगा, बंता सिंह ने बुझी हुई आवाज में कहा। मैंने एक सिपाही से पूछा था, वे हवलदार की तलाश में इधर उधर देखने लगे। कहाँ झांक रहे हो? वहाँ रोटी खाने गया हुआ है, बंता सिंह ने बताया। हाँ, थानेदार के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल लंगर से कुछ व्यक्तियों की और पेड़ों पर से परिंदों की आवाजें आ रही थी। वे भूख को काबू में रखने के लिए कभी पेट और घुटनों को दबाते, कभी मुट्ठियों से। अलसाहट और उकटता के कारण उन्हें नींद आने लगी। वे दीवार से पीठ टेक कर टांगे पसार कर ऊँघने लगे। जब 2 का घंटा बजा तो वे गहरी नींद में सोए थे। उनके सिर लुढ़क गए थे और निर्मल हल्के हल्के खर्राटे ले रहा था। अचानक उसकी टांगों पर जोर की ठोकर लगी। टांगे सिकोड़ने के साथ ही उसकी आंखें भी खुल गई। हवलदार ने कड़कड़ती हुई आवाज में कहा, क्या ननिहाल आए हो जो टांगे पसार कर सो रहे हो? अन्य लोगों ने भी घबरा कर टांगे सिकोड़कर पेड़ से चिपका ली। हवलदार उन्हें डांट रहा था कि गेट के बाहर कुछ आवाजें सुनकर वह उधर चला गया। उल्टे पांव वापस आकर उसने 4-5 सिपाहियों के नाम लिए। वे आंखें मसलते हुए उसके पास आ गए। मुंशी भी हड़बड़ा कर बाहर आ गया। हवलदार ने सबको अपने सामने मौजूद पाकर कहा, थानेदार साहब आ गए हैं। उन्होंने नूरपुर से 4 गिरफ्तारियां की हैं। और फिर वह सिपाहियों की ओर देखता हुआ बोला, तुम कैदियों को हवालात में बंद करके बरामद शुदा माल को संभालो। थोड़ी देर के बाद ही थानेदार ने बरामदे में कदम रखा। वे घबराकर उठ खड़े हुए और माथे को हाथ लगाकर बंदगी की। थानेदार कोई उत्तर दिए बिना ही अपने कमरे में घुस गया। उसकी खाकी वर्दी पर बहुत सी सिलवटें पड़ी हुई थी। सारा शरीर पसीने और मिट्टी से सना हुआ था। खाकी बुशर्ट की पीठ और कॉलर पसीने से तर थे। तेज धूप और लू लगने से चेहरा झुलस सा गया था। एक सिपाही ने थानेदार के कमरे के आगे खड़ा हो गया। जब भी थानेदार उसे आवाज देता वह सैल्यूट देकर जनाब कहता। हवलदार और मुंशी भी हर बात पर एड़िया जोड़ और सीधे खड़े होकर जनाब कहकर उत्तर देते। अचानक थाने के फाटक पर कई आवाजें आने लगी, कुछ गालियों की और उनके उत्तर में मिनस समाजत की। कुछ क्षणों के पश्चात 2 सिपाही और उनके पीछे हथकड़ियों में जकड़े हुए 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे 2 और सिपाही थे। सिपाही और कैदी धूल से भरे हुए थे। उनके पीछे मैले कपड़े पहने हुए 8-10 आदमी सिरों पर कुछ पीपे और घड़े उठाए हुए थे। इनमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। इन आदमियों में कुछ नंगे पांव थे और कुछ ने पराली की जूतियां पहनी हुई थी। हवलदार ने शराब के पीपे और घड़े एक कोने में रखवा दिए। एक सिपाही को उनकी रखवाली पर लगा दिया। दोनों सिपाहियों ने हथकड़ियों के कुंडे अपनी पेटियों से खोल दिए। 2 सिपाही मोटी मोटी सूमदार लाठियां उठाए बंदियों पर पहरा देने लगे। हवलदार और मुंशी दोनों बहुत व्यस्त थे। कभी अपने कमरे में आते और कभी थानेदार के कमरे में जाते। हवलदार मुंशी के सिर पर खड़ा देख रहा था कि काम कहाँ तक खत्म हो गया है। छापा मारने वाली पार्टी में शामिल एक सिपाही जरनेल सिंह अंदर आया तो हवलदार प्रसन्न भाव से बोला, सुना भाई जरनेल सिंगा, आज तो खूब मोर्चा मार कर आए हो। हवलदार साहब, मोर्चा क्या मारा है? नूरपुर के लोगों ने शराब कसीद करने के कारखाने लगा रखे हैं। सारा गांव खेती छोड़ यही धंधा करने लगे। वे करे भी तो क्या, हर साल उनकी जमीन दरिया बुर्द हो जाती है। और फिर उनसे पूछा, तुम यहाँ से कब गए और वहाँ कब पहुँचकर दबिश मारी?
यहाँ से ठीक 2 बजे निकल गए थे। 4 पौने 4 हम नूरपुर के बाहर थे। एक बात मान गए, नूरपुर के लोगों में इकट्ठे बहुत हैं। पलक झपकते में सारे गांव तो इत्तला मिल गई। जाड़ जंखाड़ दहकती हुई भट्टियाँ ठंडी हो गई। लोग इधर उधर खिसक गए। बड़ी मुश्किल से ये 4 गिरफ्तारियाँ की हैं। ऐसे गांव के अंदर जाते हुए वैसे भी डर रहता है। इन लोगों के पास नाजायज हथियार भी आम होता है। थानेदार साहब कह रहे थे कि अगली बार घुड़सवार पुलिस मंगवा कर छापा मारेंगे। जर्नैल सिंह ने कहा, पुत्रा, फौज लेकर भी दबिश मारो, काबू नहीं आएंगे। वे हमारे भी बाप हैं। उनसे हिस्से पत्ती की बात करके मामला तय करना चाहिए, छोटे हवलदार ने कहा। इसीलिए तो दबिश मारी है। इनके वारिस आएंगे तो मामला तय हो जाएगा, प्रहलाद सिंह ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा। अच्छा यार, एक बात बता, थानेदार साहब हर वारदात या दबिश पर खुद क्यों जाता है? तरमे सिंह ने पूछा। वह बहुत ही मायूस आवाज में बोला, इसका यही हाल रहा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तनख्वाह में तो ऊपर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। फिक्र न कर, यह व्यवहार ज्यादा दिन नहीं चलेगा, प्रहलाद सिंह ने तरसेम सिंह को हौसला देते हुए कहा। नया नया आया है, कुछ दिन अपने हाथ दिखाएगा, होले होले यह भी स्थान पर हो जाएगा। प्रहलाद सिंह को थानेदार के कमरे से आवाज आई तो वह अपनी बात अधूरी छोड़कर उस ओर भाग गया। कुछ क्षणों के पश्चात वह लौट आया। वह मेज पर दोनों हाथ रखता हुआ मुंशी की ओर झुक गया और सरगोशी में बोला, साहब कहते हैं कि इस दबिश के सब कागजात कच्चे रखना। मैंने पहले ही कच्चे रखे हैं। रोज नामचे पर एक भी इंदराज नहीं किया। मुंशी ने रजिस्टर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। दिन ढलने तक इस छापे के बारे में कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। बंदियों की हथकड़ियां खोलकर उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। थानेदार अपने घर चला गया। धूप कमरों की छतों से उड़कर पहले छोटे पीपल और फिर बड़े पीपल की ओर चली गई। अंत में आकाश पर बड़े बड़े सुनहले बादल रह गए और उनका नीलापन साफ झलकने लगा। निर्मल आंगन में छा रही गहरी परछाइयों को देखकर बोला, आज तो दिन भर किसी ने कुछ नहीं पूछा, फिटे मुंह तक नहीं कहा। थानेदार साहब तो आकर चले भी गए, क्या रात को भी यहीं रहना है? बंता सिंह ने बहुत चिंतित स्वर में कहा। दिलदार उसकी चिंता से बेपरवाह नथुनों को फुलाता हुआ बोला, लाहन, इलायची और किशमिश की खुशबू आ रही है। वे उदासी में खोए हुए थे कि हवलदार उनके पास आकर रूप से बोला, कल सवेरे फिर आ जाना। अगर कोई नहीं आएगा तो गिरफ्तार करके काल कोठरी में बंद कर दूंगा। वे जल्दी जल्दी थाने से बाहर निकल आए। भूख से उनके शरीर जैसे सुकड़ गए थे। अड्डे पर आकर उन्होंने रोटी खाई और शाम के धुंधले में अपने गांव की ओर बढ़ गए। अगले दिन थाने के अंदर जाते हुए दिलदार इत्यादि को कोई झिझक महसूस नहीं हुई। वे गेट के बाहर पहरा दे रहे संतरी को बंदगी करके अंदर घुस गए। मुंशी ने उन्हें बरामदे में बैठने का इशारा किया। उस समय थाने में कोई खास रौनक नहीं थी। केवल लंगर के पास कुछ सिपाही आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। वे उन बंदियों की ओर देखने लगे जिन्हें पिछले दिन पकड़ कर लाया गया था। वे हवालात में बंद थे। उनके रिश्तेदार खाना लेकर बहुत सवेरे ही पहुंच गए और इजाज़त के इंतज़ार में थे। उनके साथ 2 युवा स्त्रियां भी थीं। उन्होंने काली चमकीली सूफ के घंघरे पहने हुए थे। वे छोटा सा घूंघट गाड़े बैठी कनखियों से हवालात की ओर देख रही थी। 2 हवालाती भी उनकी ओर देखकर होठों से मुस्कुरा रहे थे। हवलदार प्रहलाद सिंह ने खाने का निरीक्षण किया। मटके से लस्सी के ऊपर पड़ा हुआ मक्खन उठाकर चखता हुआ बोला, मक्खन, लस्सी और पराठे तो ऐसे लाई हो जैसे यहाँ कमाई कर रहे हो। जाओ खाना दे दो। हवलदार प्रहलाद से आगे बढ़ने लगा तो एक स्त्री घूंघट में से बोली, हवलदार साहब, हवालात का दरवाज़ा खोल दो, वे आराम से खाना खा लेंगे।
नहीं नहीं, बाहर निकलने पर उन्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। हवालाती को खुला छोड़ना जुर्म है, कहकर हवलदार आगे बढ़ गया। दोनों स्त्रियां खाने की टोकरियां उठाकर हवालात की सलाखों के सामने जा बैठी। हवालात के दूसरे कमरे में बंद व्यक्ति को बाहर निकलता देखकर हवलदार ने पूछा, ओए पाखरा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? रंगरूट छोटा थानेदार अपने थाने में आया हुआ है ना, ट्रेनिंग के लिए। साहब, उसे चोरी बरामद करने के लिए कहा है, इसे उसके पास ले जा रहा हूँ, पाकर सिंह ने एक आंख दबाते हुए बताया। सुना है रंगरूट थानेदार 16 जमाते पास हैं, उसका अर्दली पहाड़िया बता रहा है, हवलदार प्रहलाद सिंह ने कहा। जरूर होगा, कोमल सा है, पता नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के पुलिस में क्यों भर्ती किए जाते हैं। पुलिस में जमातों की नहीं, जूतों की ज़्यादा ज़रूरत है, अपना तजुर्बा तो यही बताता है, कहकर पाकर सिंह हवालाती को थाने के पीछे फसिल के निकट पेड़ के नीचे ले गया। रंगरूट थानेदार हरपाल सिंह पेड़ के नीचे खड़ा कोई किताब पढ़ रहा था। उन्हें देख उसने किताब बंद की और पाकर सिंह को कुर्सी और स्टूल लाने के लिए कहा। पाकर सिंह ने कुर्सी और स्टूल लाकर पेड़ के नीचे रख दिए। हरपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठते हुए स्टूल की ओर इशारा करके हवालाती से पूछा, तशरीफ रखिए। हवालाती हैरानी से हरपाल सिंह की ओर देखता हुआ स्टूल पर बैठ गया। क्रोध में पाकर सिंह के नथुने हाँफते हुए टट्टू की तरह फड़फड़ाने लगे। फिर थानेदार ने मुलजिम को कुर्सी पेश की। उसने तीखी नज़रों से हरपाल सिंह की ओर देखा, लेकिन चुप रहा, क्योंकि वह उसका सीनियर अफसर था। वह दांत पीसता हुआ एक ओर खड़ा हो गया। हरपाल सिंह ने दारापुर में चोरी की वारदात की जिमनी ध्यान से पढ़ी, फिर हवालाती की ओर देखता हुआ बोला, आपका नाम? राम दुलारा। बाप का नाम? दीनदयाल। सकना? शेरपुर। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया है। आगे भी इसी तरह ठीक ठीक बताना। अच्छा यह बताओ, यह चोरी आपने की थी? राम दुलारा ने आंख भरकर हरपाल सिंह की ओर देखा, फिर नजरें नीची करके मूंछों में मुस्कुराने लगा। आप सच सच बताना, जुर्म करके उसे छिपाना दोहरा जुर्म है, हरपाल सिंह ने राम दुलारे को समझाते हुए कहा। राम दुलारा ने एक बार फिर हरपाल सिंह की ओर आंख भरकर देखा। वह गर्दन झुकाकर हंसने लगा और कोई उत्तर नहीं दिया। देखो, अगर आप सच सच बता देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, सख्ती नहीं करूँगा। कानून की मदद करना हर अच्छे शहरी का फर्ज है, हरपाल सिंह ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। राम दुलारे ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। पाकर सिंह यह सब देख सुनकर क्रोध से मन के अंदर ही अंदर खोल रहा था। जब राम दुलारा हरपाल सिंह की बात का उत्तर देने के बजाय हंसने लगा तो पाकर सिंह से नहीं रहा गया। वह क्रुद्ध स्वर में बोला, साहब जी, यह छटा हुआ आदमी मुजरिम है, 3 दफा का सजा याफ्ता है और आपने इसे कुर्सी पेश की है और आप कहकर बुला रहे हैं। इस तरह नहीं बकेगा, इसे मैं बकाता हूँ। पाकर सिंह ने आगे बढ़कर राम दुलारे की मूंछें दोनों ओर से पकड़ी और उसे स्टूल से उठा लिया। उसे जमीन पर गिराकर पाकर सिंह ने गुस्सों और ठोकरों की बारिश शुरू कर दी और चीखता हुआ बोला, ओ दुलारिया, तेरी माँ के पेट में घोड़े दौड़ाऊं? तेरी यह हिम्मत? अफसर के बराबर बैठता है, कुर्सी लेता है। पाकर सिंह ने राम दुलारे को सिर के बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसे धक्के और गालियां देता हुआ उस कमरे की ओर ले आया जिसकी खिड़कियों के शीशों पर कागज चढ़े हुए थे। उसने राम दुलारे को धक्का देकर कमरे में फेंक दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उस कमरे से हाय हाय की आवाज़ें आने लगी, साथ ही गालियों की बौछार, ताबड़तोड़ मारने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। कुछ समय तक यह सिलसिला जारी रहा। दिलदार बंता सिंह के दिल भय से बैठने लगे। वे एक दूसरे की ओर चुपचाप देख लेते,
फिर उस कमरे से आ रही आवाज़ों को सुनने लगते। कुछ समय बाद पाखर सिंह बाहर आ गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उसने अंगुली से माथे पर आया पसीना पोंछ डाला और थका हुआ सा मुंशी के कमरे की ओर आ गया। बहुत तगड़े लंबे चौड़े सिपाही जर्नैल सिंह ने पूछा, पाखर सिंगा कुछ बका दुलारा ने? बहुत मारा, लेकिन वह यही रट लगा रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। पाखर सिंह ने माथे से एक बार फिर पसीना पोंछते हुए कहा, ओ तू कल का छोकरा आदि मुजरिम को क्या बकेगा? उसे अभी जर्नैल सिंह के हाथ नहीं लगे। मुझे उसे एक बार छूने दे, उसका बाप भी बकेगा। जर्नैल सिंह ने अपनी मूंछों को ताप दिया। वह बरेक में जाकर सरसों से तेल में भीगा हुआ बेंत का डंडा उठा लाया और उसे अपने बाएं हाथ पे मारता हुआ बोला, अब जर्नैल सिंह के हाथ देख, दुलारे का बाप न बके तो मेरा नाम बदल देना। उसने एक बार फिर मूंछों को ताप दिया और उस कमरे में जा घुसा जहां राम दुलारा फर्श पर लेटा करा रहा था। जर्नैल सिंह ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और चूतड़ों पर जोर से एड़ी मारकर मुंह के बल गिरा दिया। राम दुलारे ने जोर से चीख मारी तो जर्नैल सिंह बोला, साला डाम लगाता है, चोट कम और शेर ज़्यादा। जर्नैल सिंह ने उसकी गर्दन बहुत जोर से एक धोल लगाई। वह फिर चीखा तो जर्नैल सिंह ने उसे मोटी सी गाली देकर बोला, सच सच बता, चोरी में तेरे साथ कौन कौन थे, वरना तेरी माँ का। राम दुलारा कुछ नहीं बोला, सिर्फ कराहता रहा। जर्नैल सिंह ने उसे मुंह के बल लेटा दिया, बाएं घुटने के ऊपर पांव रखकर उसका पांव ऊपर उठा दिया और उसके तलवे पर जोर से बेंद मारने लगा। जब 2-3 डंडे पड़े तो राम दुलारा ऊंची और टूटती हुई आवाज में बिलख उठा, हाय मैं मर गया। जर्नैल सिंह गर्जा, बता तेरे साथ कौन कौन थे। जब राम दुलारे ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने अपनी बात फिर दोहराई। राम दुलारा फिर भी चुप रहा तो जर्नैल सिंह ने उसे समझाता हुआ बोला, देख माँ के दुलारिया, सीधी तरह बक दे, वरना तू जानता है मेरे धोबी पटड़े को। आज तक जर्री जर्री से मुजरिम भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। राम दुलारा फर्श पर पड़ा कराता रहा। जर्नैल सिंह ने उसे बालों से पकड़कर फिर खड़ा किया और दांत पीसता हुआ बोला, अभी वक्त है, बता दे, वरना ऐसी डंडा परेड कराऊंगा कि उम्र भर के लिए तेरी जबान बंद हो जाएगी। राम दुलारे ने कोई उत्तर नहीं दिया तो जर्नैल सिंह ने उसे फिर फर्श पर उल्टा गिरा दिया। उसके दोनों टखनों को रस्सी से बांध तलवों पर जोर जोर से डंडा मारने लगा। हाय मैं मर गया, राम दुलारे ने ऊंची आवाज में चीख मारी। अभी तो तू जिंदा है, जब मर जाएगा तो तेरी चीखें नहीं सुनाई देगी। जर्नैल सिंह ने उसके घुटनों में डंडा फंसाकर झटके से घुमा दिया तो राम दुलारा बहुत जोर से चीखा और फिर एकदम चुप हो गया। जर्नैल सिंह ने जब देखा कि उसकी आंखें पथरा गई तो उसने डंडा फेंक दिया। टखनों से रस्सी खोलते हुए कहा, मेरे साथ मक्कर करता है, मैं तो अभी तेरे साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। राम दुलारे के चेहरे को उसने घुमा कर देखा, वह सचमुच बेहोश था। जर्नैल सिंह पसीने से शराबोर बाहर निकला और नल से पानी का लोटा भर लाया। उसने राम दुलारे के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और जबड़े खोलकर पानी टपकाया। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया और वह जमीन पर लोट-पोट होता हुआ कराहने लगा। जर्नैल सिंह ने भूखी नज़रों से उसकी ओर देखा। वह सोचने लगा कि अगर वह चोरी बरामद कर ले तो थानेदार की नज़रों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। यह सोच जर्नैल सिंह हिसाब लगाने लगा कि उसके पहले रिमांड का केवल 1 दिन बाकी है। 30,000 की चोरी, जिसमें 100 तोले का सोना भी शामिल है। उसने राम दुलारे की ओर एक बार फिर देखा और बाहर जाकर ढीली सी खाट उठा लाया। उसने राम दुलारे को चारपाई पर सीधा लिटा दिया। उसके दोनों हाथ चारपाई के नीचे एक रस्सी के साथ बांध दिए।
एक रस्सी से उसका पेट कस दिया तो 2 रस्सियां उसके टखनों से बांधकर उसके सिरे खाट के नीचे लटका दिए। उसने एक कपड़ा उठाकर उसके मुंह में अच्छी तरह ठूंस दिया, उसकी टांगें नीचे लटका दी और फर्श पर बैठकर टखनों में बंधी रस्सियों को दाएं और बाएं खींचने लगा। राम दुलारे के बाजुओं, गले और माथे की नसें तन गई। उसने 2 मिनट तक उसकी दोनों टांगों को खींचा और फिर ढीला छोड़कर उसके होठों से कपड़ा खींच लिया। उसके मुंह से हाय भी अच्छी तरह नहीं निकल रहा थी। ऐसा लगता था जैसे उसका सारा खून निचोड़ लिया गया है। जर्नैल सिंह ने उससे चोरी के बारे में पूछा और कोई उत्तर न पाकर रस्सियों को एक बार फिर खींचा तो राम दुलारे का सिर पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने बहुत कमजोरी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, सब कुछ बता दूंगा। उपन्यास का 8वां भाग मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगी। धन्यवाद।